नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज फिर एक नया सेशन लेकर आए और आज का सेशन भी आपका विश्व ज्योग्राफी के संदर्भ में रहेगा। और ये जो है आपका ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट फर्स्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो है आपका पार्ट 2। तो आज भी लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। तो देखते हैं, आपके शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, सुमेलित कीजिए, यानी कि जो आपके खनिज है उनको उनके संदर्भ में सम्मिलित करना है। तो पहला इसमें है आपका बालू पत्थर, स्लेट, स्लेटी पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, नाइस, ग्रेनाइट व क्वार्ट्जाइट। तो इसको सम्मिलित करना है। तो बालू पत्थर जो है, तो बालू पत्थर का क्या रहेगा? बालू पत्थर का जो परिवर्तित रूप है ये हो जाएगा आपका क्वार्ट्जाइट। बालू पत्थर का परिवर्तित रूप हो जाएगा क्वार्ट्जाइट। जबकि स्लेटी का क्या होगा? स्लेटी का हो जाएगा आपका स्लेटमेंट। चूना पत्थर जो है ये हो जाएगा आपका संगमरमर और ग्रेनाइट का हो जाएगा आपका नाइस। तो इसमें क्या बनेगा? ए में बन जाएगा आपका 4 नंबर, बी में बनेगा आपका 1 नंबर, सी में 2 नंबर और डी में हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, आग्नेय चट्टान किस घटक के ठोस बनने से निर्मित होती है? तो यहाँ पर आग्नेय चट्टान की बात करें कि आग्नेय चट्टान किस घटक के ठोस होने से ठोस बनने से निर्मित होती है। तो ऑप्शन है इसमें मैग्मा और लावा, मैग्मा और मिट्टी, मिट्टी और लावा, लावा और कंकड़। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका मैग्मा और लावा। क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है, जैसे ये हमारा धरातल है और धरातल के नीचे से जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो वो धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है और बाहर आकर ये इस प्रकार से जमा हो जाता है। तो ये जो बाहर आकर जमा हुआ इसे कहा जाता है लावा। बाहर आकर जमा हुआ इसे कहा जाता है लावा। और जब ये धरातल को नहीं तोड़ पाता है तो ये नीचे ही जमा हो जाता है, इसे कहा जाता है मैग्मा। अब जो लावा समय अनुसार जब ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद ये ठोस हो जाता है, तो इससे जो चट्टान का निर्माण होता है वो बनती है आपकी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है ये मैग्मा और लावा के ठोस होने से बनती है। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित है। पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित हैं। इसमें क्या आएगा भाई? आग्नेय चट्टानें हैं, रूपांतर चट्टानें हैं, अवसादी हैं या फिर वितले चट्टानें हैं। तो इसमें देखो पौधे और जो आपके जंतु जो है और जो सूक्ष्म अवशेष मिलते हैं वो कहाँ किससे संबंधित हैं? तो ये है आपके अवसादी चट्टान से है। क्योंकि अवसादी चट्टान जो है ये होती है परतदार, ये परतदार चट्टान होती है। इसमें चट्टान परतें पाई जाती हैं, यानी कि जो मूल चट्टान है आपकी, यानी जो आग्नेय चट्टान है, इस चट्टान के समयानुसार जब ये चट्टान टूटती है तो इसके कण या चूर्ण जो है ये टूटकर इससे आसपास या इसके आगे जाके जमा हो जाती है। इसके अलावा समयानुसार इसमें और कोई नई परत जम जाती है, नई परत जम जाती है। तो ये प्रकार से एक परत बन गई। इसमें देखें कोई जीव जो है अगर यहाँ पर आके इसमें दब जाता है तो इसके ऊपर फिर क्या हो जाती है? एक नई परत का बिछाव हो जाता है और ये जो है इसके ऊपर जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है ये परतें बन जाती हैं और जो भी अवशेष होते हैं, चाहे पौधे के अवशेष हो, चाहे जंतुओं के अवशेष हो या कोई सूक्ष्म जीव हो,
तो वो जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अवसाद चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 नंबर अवसादी चट्टानें। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्वत स्थिति सुमिलित नहीं है। इसमें नहीं की बात की है कौन सा पर्वत जो है उसकी स्थिति सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो आपका एंडीज पर्वत जो कि कहां पर है, आपके दक्षिण अमेरिका में है, यह सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहां पर है, आपके अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में नहीं, ये कहां पे आपके, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहां पर है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि रॉकीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है, एटलस ये आपके उत्तरी अफ्रीका में, ये सही है। तो इसमें आपका जो नहीं है सुमिल, तो वो कौन सा जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग। इसका एक लोकेशन देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो देखिए उत्तरी अमेरिका जो है वो कौन कहाँ पर है, आपका कौन सा है, देखिए 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 ये विश्व का मैप है हमारा, और विश्व के मैप में अगर इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो उनका लोकेशन क्या क्या रहेगा। तो इधर देखें तो यहाँ पर ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली, इसको कहा जाता है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। यह है आपका रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और नीचे जो है यहां से ये इस प्रकार देखें तो ये जो है ये है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है, और ये विश्व के लगभग 7 देशों से गुजरती है। और एक यहां है, ये इस प्रकार से है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इस प्रकार से यहां पर एक श्रृंखला है, तो इसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो एटलस पर्वत श्रृंखला है वो है आपका यहां पर, यह है आपका एटलस पर्वत श्रृंखला। यह आपके अफ्रीका में है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहां पर जो सही सुमिलित नहीं था वो कौन था आपका, वो हो गया आपका कौन, यानी कि ये हो जाएगा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपके कहाँ है,
ऑस्ट्रेलिया में है, न कि आपके कहा अंटार्कटिका। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा आकाश के अंदर आपका 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तभी हमने बात की है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है आपकी? हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, या फिर आपका यूराल है। तो देखो इसको मैप में देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है आपकी कौन सी है। ये आपका साउथ अमेरिका है, और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है ये भी आपके साउथ अमेरिका में ही है। तो देखिए ये जो आपका पर्वत श्रृंखला है ये स्टार्ट होते हैं आपके वेनेजुएला से, यहां से इस प्रकार से पूरी आपकी पर्वत श्रृंखला है। ये जो है लगभग 7,000 किलोमीटर है, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो एक तो हो गया इसमें आपका वेनेजुएला, एक देश आएगा आपका वेनेजुएला। एक है आपका कोलंबिया। कोलंबिया। एक है आपका इक्वेडोर। इक्वेडोर। एक है आपका पेरू। पेरू। एक है आपका चिली। इक्वेडोर, पेरू, चिली। एक है आपका कोलंबिया। एक कोलंबिया भी आएगा इसमें, एक कोलंबिया आ गया, वेनेजुएला, कोलंबिया। एक है आपका अर्जेंटीना। एक आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, वेने वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया। एक है आपका बोलिविया। बोलिविया छूट गया इसमें। एक है आपका बोलिविया। बोलिविया। ये जो 7 देश है यहां से जो है इसमें ये आपकी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एंडीज वाला। तो देखें
इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर आपका ये हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है उसकी बात करते हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट म्यान या माउंट सिएरा नेवेदा। तो देखिए इसमें ज्वालामुखी जो पर्वत नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका माउंट सिएरा नेवेदा। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है ये तो कहां पर पड़ता है आपका, ये तो है आपका तंजानिया में, तंजानिया में है। और माउंट फ्यूजियामा ये है आपके जापान में है, ये है जापान में है। और माउंट म्यान जो है ये आपके म्यांमार में है। जबकि सिएरा नेवादा, माउंट सिएरा नेवादा ये जो है ये आपके अमेरिका में है, ये आपके कहां पर है, अमेरिका में है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है ज्वालामुखी पर्वत वो कौन सा होगा आपका, माउंट सिएरा नेवादा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। 37 क्वेश्चन नंबर में जो है वो है सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए यानी कि शिखर को देश से सुमिलित करना है कि कौन सा देश कहाँ, कौन सा शिखर जो है किस देश में है। ठीक है, तो यहां देखो किलिमंजारो, तो किलिमंजारो तो कहां पर आपके, तंजानिया में है इसे आपका। माउंट कुक, माउंट कुक जो है ये कहां पर है, तो माउंट कुक जो है आपके ये है आपके न्यूजीलैंड के अंदर। माउंट कुक कहां है आपके, न्यूजीलैंड में है। और माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले आपके ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और एकांक गुआ जो है यह कहां पर आपके, अर्जेंटीना में है। तो इसमें क्या होगा, ए में तो हो गया आपका 4 नंबर, बी में हो गया आपका 3 नंबर, सी में हो गया आपका 2 नंबर और डी में हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार, भारत, नेपाल और भूटान। देखो अराकान योमा जो है ये कहां पर आपके, म्यांमार में है। जबकि ये पर्वत जो है ये आपके भारत और म्यांमार के मध्य क्या बनाता है, एक सीमा का निर्धारण करता है। तो और म्यांमार पर्वत जो है ये भारत में मानसून आगमन का भी एक प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि म्यांमार पर्वत के कारण जो है भारत में जो है ये मानसून का आगमन होता है। तो यहाँ देखें तो इस जगह पर यानी कि यहाँ जो है लगभग, ये तो भारत हो गया हमारा, ये भारत है और इधर हो गया म्यांमार, ये म्यांमार है। और इन दोनों के मध्य यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। और ये पर्वत जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 38 नंबर सही हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। देखिए अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, पिंडरेस पर्वत फ्रांस, यूराल पर्वत ब्राजील और सिनलिंग पर्वत जो है वो आपका चीन। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है आपका। देखो
तो अपलेशन पर्वत जो है ये तो आपके कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये तो सही है आपका। ठीक है। पिनरेस पर्वत ये भी सही है कि ये भी आपके फ्रांस में है। यूराल पर्वत जो है ये आपके कहां पर है, तो यूराल पर्वत देखें ये आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य है, यानी कि ये यूरोप और एशिया महाद्वीप की क्या बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। जैसे एक मैप में देखते हैं हम लोग, मैप में देखते हैं, देखिए ये अपना वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप देखें कि जो आपका यूराल पर्वत जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर लगभग इस प्रकार से एक आपकी पर्वत श्रृंखला है, एक आपकी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है ये, और ये पर्वत श्रृंखला जो है इसे कहा जाता है यूराल पर्वत, इसे कहा जाता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत से एक नदी भी निकलती है, इस प्रकार से है, ये कहलाती है यूराल नदी, यूराल नदी है, और ये आपके कैस्पियन में गिरती है। और इधर देखें तो ये एक झील है आपका, ये है आपका कैस्पियन सागर झील है, ये है आपका कैस्पियन सागर। और इधर यहाँ एक पर्वत है, ये है आपका काकेशस पर्वत, ये है काकेशस पर्वत। और यहाँ एक सागर है, इसे कहा जाता है काला सागर, काला सागर। तो यहां हम बात कर रहे थे कि कौन सा पर्वत है, तो ये होगा आपका यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप के मध्य एक सीमा का निर्धारण करता है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा, यानी कि यूराल पर्वत ये आपके ब्राजील में नहीं है, ये कहां पर आपके, ये है आपके यूरोप और एशिया के मध्य। तो साइंस में जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा भूभाग भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो महाहिमालय, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, या दक्षिण का पठार। तो देखो विश्व की छत यानी कि, विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है आपको पामीर के पठार को। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, यह कहा जाता है पामीर के पठार को। तो सही से आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका 3 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सुमिलित कीजिए, यानी कि ये जो आपके मरुस्थल दे रखे हैं उनको इनके देशों से सुमिलित करना है। पहला है इसमें काराकुम ईरान, 10 काबिर तुर्कमेनिस्तान, काइजिल कोम चीन, और ऑर्डोस या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें सही क्या होगा आपका, तो देखिए पहले में यानी काराकुम जो है ये तो कहां पर है आपका तुर्कमेनिस्तान, काराकुम मरुस्थल कहां पर है, ये है तुर्कमेनिस्तान में। तो पहले में बनेगा आपका 2 नंबर। फिर देखें दस्त ए काबिर ये कहां पर है, ये है आपके दस्त ए काबिर, ये कहां पर है आपके ईरान के अंदर, दस्त ए काबिर हो जाएगा ईरान के अंदर। और जो काइजल कुम है
ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और ऑर्डोस जो कहाँ पर है ये होगा चीन के अंदर। ठीक है, यानी कि ए में जो है, ए में बनेगा आपका 2 नंबर, बी में हो जाएगा 1 नंबर, सी में 4 नंबर, डी में हो जाएगा 3 नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3 आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या है, अटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, या फिर आपके अफ्रीका में है। तो देखिए जो अटाकामा मरुस्थल है ये कहाँ पर है, ये है आपके दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और ये जो है ये चिली देश में पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं, हमने एक मैप लिया था, एक मैप लिया था हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, उसकी बात करते हैं। ये तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है, ये जो पार्ट है ये वाला, यहां पर है आपका अटाकामा मरुस्थल, ये चिली में है। अटाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, ये चिली में है। और ये क्या है, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये विश्व का कैसा है, सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि आपके चिली में है। तो देखें इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हो जाता है। तो आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है भाई, तो यह है आपका गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए देखिए ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं आपके। यहां देखें कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है पूरे मरुस्थल को ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और इसमें छोटे छोटे मरुस्थल के पार्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं
यहाँ एक मरुस्थल है आपका, ये पार्ट है आपका, इसे कहते हैं ग्रेट गिब्सन मरुस्थल या डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट है। एक है आपका, यह है आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। यह है आपका तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट है। और ये लगभग ये है आपका, ये है आपका सिम्पसन डेजर्ट, और ये जो है ये आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये सारे डेजर्ट या मतलब जो एक आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और इसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखें, इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा, कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, तो गिब्सन भी है, ग्रेट सैंडी भी है, और ग्रेट विक्टोरिया भी है। तो इसमें हो जाएगा ग्रेट मोजावे। और जो आपका ये मरुस्थल है, ग्रेट मोजावे जो मरुस्थल है, ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है आपके उत्तरी अमेरिका में। ये तो आपके उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, और ये सारे आपके कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर मोजावे मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश में तकला माकन, किस देश में तकला माकन रेगिस्तान स्थित है, तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, या फिर आपका चीन। तो देखिए इसमें तकला माकन मरुस्थल की बात की है, तो इसमें तकला जो माकन मरुस्थल है वो कहाँ पर आपके, ये आपके चीन में है। तो सही जो आंसर होगा वो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। पवनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का सही क्रम है, पवनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का सही क्रम है। तो देखो पवन अपरदनात्मक की बात कर रहा है कि जो अपरदन होता है उससे संबंधित कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बनेगी, एस्कर है, या डांग है, या लोइस है। लोइस है, बालू का स्तूप है, या लेपिस, भूस्तंभ, छत्रकशिला, या डांग, बरखान, भूस्तंभ, या फिर आपका ट्रोम्बोन। देखो अब यहाँ पर अपरदनात्मक की बात की है, तो देखो एस्कर जो है ये एक प्रकार से क्या है भाई आपका, ये है आपका हिमानीकृत है, ये हिमानीकृत यानी कि बर्फ से एस्कर का निर्माण होता है। जबकि जो आपका यारडांग है, यारडांग क्या चीज है, तो यारडांग क्या है, ये कोमल व कठोर शेलों की जो है लंबवत जो है नुकीले परतें होती हैं, और इनमें घर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हवा से या हवा के कटाव से बनते हैं। और यारडांग जो है हवा की दिशा में चलने वाले नरम चट्टानों के कटाव से बनते हैं। ठीक है, तो पवन की इस स्थलाकृति को क्या कहते हैं हम लोग, यारडांग कहा जाता है। जबकि लोइस क्या है, लोइस जो है ये मृदा के निक्षेपण से बनता है, मृदा के निक्षेपण से बनता है, यानी कि जब मिट्टी उड़कर आती है तो धीरे धीरे मृदा या रेत जम जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, लोइस हो गया। बालू का स्तूप क्या है, तो बालू का स्तूप भी क्या होता है कि जब मृदा उड़ती है तो धीरे धीरे टीलों का निर्माण करती है, इस प्रकार के टीले जो है वो क्या कहलाते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। लेपिस क्या है, लेपिस जो है ये जो है ये लगभग देखिए तो ज्वालामुखी के कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें मटर के दाने के बराबर कंकड़ निकलते हैं, तो उसको लेपिस कहा जाता है। और भू स्तंभ क्या है,
तो भूस्तंभ देखें कि जो आपकी धरातल है, तो धरातल पर मरुस्थलों के कठोर शैलों के आवरण से संरक्षित होते हैं। यानी कि जो आपके मरुस्थल होता है उस पर इस प्रकार से कुछ कठोर जो है चट्टानें पाई जाती हैं और इस प्रकार से ये खड़े पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से स्तंभ बनते हैं, तो उसको भूस्तंभ कहा जाता है। जबकि छत्रक शिला क्या होती है, धरातल पर इस प्रकार से एक छतरी नुमा बन जाता है। जब वायु चलती है तो इसका अपवर्तन होता है और ये मिट्टी को काटता है, इस प्रकार से छत्र बन जाता है, इसको सतशिला कहा जाता है। और बरकान क्या है, बरकान प्रकार का बालू का स्तूप है। तो हम यहाँ बात करें कि पौनकृत यानी कि पौन के द्वारा जो अपवर्तनात्मक स्थलाकृति होती है उसका सही समूह क्या होगा, तो पौन जो है क्या बनाता है भाई, यानी कि भूस्तंभ बनाता है, इसके बाद फिर आपका छत्रशिला बनाता है और फिर आपका यार्डांग बनाता है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, भूस्तंभ, छत्रशिला और आपका यार्डांग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 और 46 की बात करें, जुजेन जिसका परिणाम होते हैं वह है जुजेन। अब जुजेन क्या चीज है भाई, कि पवन अपर्दन द्वारा, पवन निक्षेपण द्वारा, हिमानी निक्षेप या फिर हिमानी अपर्दन द्वारा। तो जुजेन जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें यानी कि क्षैतिज क्रम रूप में पाई जाती है, तब कठोर चट्टानों का अपर्दन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि दैनिक तापांतर के कारण तुषार क्रिया अधिक होती है, जिससे मुलायम चट्टानों का अपर्दन अधिक होता है और इसके परिणाम स्वरूप जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है उसे जुजेन कहा जाता है। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका पवन अपर्दनात्मक क्रिया मानी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, क्वेश्चन नंबर है आपका 47। देखिए लोयस का निर्माण कैसे होता है, वायु निक्षेप से, ज्वालामुखी धूल से, हिमनद पदार्थ से या नदी निक्षेपण से। तो देखिए लोयस की बात की है तो लोयस का जो आपका निर्माण होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका वायु निक्षेप से। यानी कि जब पवन चलती है, जैसे आपका पवन चलती है तो इसके साथ धूल मिट्टी के कण उड़ते हैं और ये एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर ये जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो धूल कण हैं या जो बारीक जो कण वाली मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है लोयस कहा जाता है। ठीक है, तो लोयस का निर्माण किससे होगा, ये होगा वायु निक्षेपण से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, सर्क भू आकृति जिस क्षेत्र में पाई जाती है। अब सर्क क्या चीज है, तो सर्क जो है ये एक प्रकार से देखे तो एक हिमानी द्वारा निर्मित शिला करती है। ठीक है, तो शुष्क तटीय हिमानी या नदी बेसिन, तो ये किस में पाई जाती है, आपके हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है या यूं कह लो कि बर्फीला क्षेत्र है और इसके ऊपर इस प्रकार से ये इसको मान लेते हैं, ये आपका एक हिमानी क्षेत्र है, ये आपके बर्फ जमी रहती है और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये जो आपके बर्फ है ये पिघलना शुरू हो जाती है, इस प्रकार से पिघल जाती है, ये इधर से भी और इधर से भी है। तो इसमें इस प्रकार से क्या एक आकृति बन जाती है, एक सोफे नुमा या एक सूज नुमा आकृति बन जाती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर्क। तो सर्क का निर्माण जो है ये कहाँ होता है, ये होता है हिमानी क्षेत्र में। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सर्क आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49, क्वेश्चन नंबर है आपका 49, नदीय अपर्दन चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिए नदी अपर्दन
के चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? तो देखो उसमें तंग घाटी, बाड़ी मैदान, तलहटी मैदान या डेल्टा, या तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाड़ी मैदान या डेल्टा, या तंग घाटी, तलहटी मैदान, डेल्टा या बाड़ी मैदान, या तलहटी मैदान, तंग घाटी, बाड़ी मैदान या फिर आपका डेल्टा। तो इसमें देखो, इसमें जो सही आंसर क्या होगा, फिर देखो कि जब नदी का उद्गम होता है, तो नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? ये होता है आपके अधिकांशतः पहाड़ियों से। तो जब नदी का उद्गम पहाड़ियों से होता है या पर्वत होता है, तो इसमें जो घाटियां होती हैं वो तंग होती है, यानी ये तंग घाटियों से नदी आपकी गुजरती है। इसके बाद ये जो नदी है आपके, ये कहाँ पर आती है? तो ये आ जाती है आपके तलहटी क्षेत्र में, यानी कि पहाड़ों के नीचे वाला भाग जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका तलहटी। यानी ये तो क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका तंग घाटी क्षेत्र, तंग घाटी क्षेत्र हो गया। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका तलहटी, ये पार्ट है आपका तलहटी पार्ट, ठीक है। और ये पूरा आपका मैदानी क्षेत्र हो जाता है, ये आपका पूरा मैदानी क्षेत्र है। और जब आगे जाता है तो किसी सागर या झील में गिरने से पहले, ये आपका सागर या झील मान लेते हैं, ये झील है आपका, तो इससे पहले ये नदी जो है, ये नदी जो है ये क्या करती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है इस प्रकार से। यानी कि नदी अपने वृद्धावस्था में किसका निर्माण करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इससे पहले, यानी डेल्टा से पहले ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका बाड़ीय मैदान। यानी कि जब नदी पानी आगे नहीं बढ़ पाता है तो इस क्षेत्र में क्या जाता है? बाढ़ से आ जाती है, तो ये बाड़ी मैदान है। तो इसमें नदी अपरदन का जो सही क्रम जो होगा वो क्या होगा? तलहटी, दूसरा तंग घाटी, तीसरा होगा बाड़ी मैदान, और चौथा हो जाएगा आपका ये डेल्टा, चौथा होगा डेल्टा। तो सही आंसर क्या होगा? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाड़ मैदान और डेल्टा। तो आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या है? जलोढ़ पंख कौन से क्षेत्र में बनते हैं? तो जलोढ़ पंख मतलब जल के द्वारा बहाकर लाए गए जो आपके अवसाद होते हैं उसको जलोढ़ पंख कहते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? नदी मुख भूमि पर, गिरिपाद, बाढ़ का मैदान या प्राकृतिक तटबंध। तो देखिए जलोढ़ पंख का जो निर्माण जो होता है ये होता है आपके पहाड़ों के नीचे। जैसे ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ों से जब नदी निकलती है, पहाड़ों से जब नदी निकलती है तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड या पत्थरों को बहा कर लाती है। तो इस नदी के साथ जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इसके आसपास यानी कि पहाड़ों के नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग है, यानी ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है गिरिपद, यानी कि पर्वत के नीचे वाला भाग जो है क्या कहलाता है? गिरिपद। और इन्हीं पदों में क्या होता है? जलोढ़ का निर्माण होता है, यानी कि गाद कह सकते हो, कंकड़ पत्थर मिट्टी कह सकते हो, अवसाद कह सकते हो, इसके नीचे जमा हो जाता है। तो जलोढ़ पंख जो है ये नदी के द्वारा बनाया जाता है, और ये कहाँ बनते हैं आपके? यानी कि गिरिपाद में बन जाते हैं। तो आंसर नंबर होगा 2, सही आंसर हो जाएगा गिरिपाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है जलीय यानी कि नदीय कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियों की सही आकृति है। अब नदी कार्यों से निर्मित स्थलाकृति से आकृति कौन सी होगी? तो देखो नदी क्या क्या कार्य करती है? जलप्रपात बनाती है, नदी विसर्ग भी होता है, नदी वेदिका बनाती है और गोकुल बनाती है, सही है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम की अगर बात करें तो देखो किसी क्षेत्र से जब नदी बहती है, जैसे आपका ये नदी बह रही है, ठीक है, ये आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो जब नदी गिरती है तो यहां पर क्या बनाएगी नदी? तो नदी यहां पर एक प्रकार से क्या बनाती है? झरना बनाती है, ठीक है। तो ये जो है ये तो कहलाएगा आपका जलप्रपात, ये क्या बनाएगा? आपका जलप्रपात हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नदी जो है बहती है, ये आपकी नदी बह रही है, ये नदी बह रही है,
प्रकार से नदी चल रही है। तो इस प्रकार नदी में देखें तो दोनों तरफ से इस प्रकार से क्या बन जाती है, इस प्रकार से सीढ़ियां नुमा बन जाती है, ऐसे ये भाग बन जाता है, ऐसा भाग बन जाता है। तो इस भाग को कहा जाता है नदी वेदिका, इसे कहा जाता है नदी वेदिका। और नदी जो है जब आगे चलती है तो इस प्रकार से विसर्ग में इस प्रकार से बहती है, नदी जो है ये इस प्रकार से बहती है। तो इस प्रकार का जो रूप है ये कहलाता है नदी विसर्ग। और जब नदी इन भागों से गुजरती है और नदी में जब ज्यादा बाढ़ आ जाती है या पानी आ जाता है तो नदी का जो जल है वो इस प्रकार से न जाकर वो सीधे इस प्रकार से मिल जाता है, नदी का जो रूट है वो आपका चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से नदी जो अभी इस साइड पानी नहीं जाता है तो यहाँ पर ये जो है ये एक प्रकार से झील का निर्माण बन जाता है या झील का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोकुल झील। ठीक है, तो इसका सही जो क्रम क्या होगा, तो पहले क्या होगा आपका जलप्रपात होगा, फिर नदी वेदिका बनती है, फिर नदी में विसर्ग बनते हैं और नदी क्या बनाती है, गोकुल झील बनाती है। तो सही जो आंसर क्या होगा इसमें, पहला जलप्रपात है, जलप्रपात आ रहा है, दूसरा क्या आपका नदी वेदिका आ रहा है, तीसरा क्या जाएगा विसर्ग आ जाएगा आपका। तो यानी कि ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, जलप्रपात, नदी वेदिका, नदी विसर्ग और एक हो जाएगा आपका गोकुल झील आपका सही हो जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो आपका 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, क्या है, सुमिलित कीजिए, यानी कि प्रकार को किससे सम्मिलित करना है। देखिए तो इसमें सही सुमिलित क्या होगा आपका, इसमें सही सुमिलित हो जाएगा यानी सीप। सीप जो है ये किन से बनते हैं भाई, तो सीप जो है ये पवन का जब अपर्दन होता है तो इनसे सीप का निर्माण होता है। सीप क्या होता है कि जब बरखान जो होते हैं तो इस प्रकार से जो सिंग निकले रहते हैं, इन सिंग को क्या कहा जाता है, सीप कहा जाता है। और दैत्याकार सोपान, तो दैत्याकार सोपान जो है इनका निर्माण कैसे होता है, हिम अपर्दन से या पवन निक्षेपण से या नदी अपर्दन से। तो दैत्याकार सोपान का निर्माण होता है आपका हिम अपर्दन से, यानी कि जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा कि जैसे आपका हिम वाला पार्ट है आपका, तो इसमें समय अनुसार क्या होता है कि धीरे धीरे ये आपकी हिम पिघलना प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से इस प्रकार का एक रूप धारण कर लेती है, तो एक प्रकार से कुर्सी नुमा बन जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, दैत्याकार सोपान कहते हैं। तो इनका जो निर्माण होगा हिम अपर्दन से। और नदमुख जो है यानी कि ये किसके द्वारा, ये हो जाएगा आपका नदी अपर्दन, यानी कि नदमुख मतलब कि नदी का जो अंतिम स्थान होगा किसी झील में गिरने से पहले वो नदमुख कहलाता है। और जालीजात शिला जो है वो उसका निर्माण किससे होगा, पवन के निक्षेपण से। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 3 और डी में हो जाएगा 2। यानी ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2 आपका हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 53 क्वेश्चन है आपका, क्या है, वी आकार की घाटियां आमतौर पर किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो देखो वी आकार की घाटी की बात की, तो यहाँ पर वी आकार, तो इनका जो निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो नदी का कटाव, पवन निक्षेपण, हिम नदी का कटाव या तलछट के निक्षेपण से। तो विधि जो वी आकार की जो घाटियां बनती हैं उनका निर्माण होता है आपका नदी के कटाव से। नदी जब बहती है तो वो वी आकार में बहती है, यानी वो कटाव क्या करती है, वी आकार कर लेती है। जबकि हिम नदी जो है वो क्या करती है, वो यू आकार की आकृति का निर्माण करती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर, नदी का कटाव। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। क्वेश्चन नंबर है 54, विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो विश्व के जितने महासागर हैं उनको क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो तो कौन सा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो है आपका प्रशांत महासागर, सॉरी
महासागर, सॉरी, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये तो कौन सा हो गया आपका? प्रशांत महासागर आपका हो जाता है। और प्रशांत महासागर के बाद देखें तो इससे छोटा जो महासागर होगा वो कौन सा आपका? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। और तीसरा जो है ये है आपका कौन सा? सॉरी, सबसे बड़ा तुम्हारा प्रशांत महासागर हो गया, और दूसरा बड़ा जो है ये है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और तीसरा जो है आपका हिंद महासागर। और फिर आता है आपका चौथे नंबर पे, ये होगा आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर क्या होगा? यानी कि पहले पे कौन है आपका? प्रशांत महासागर, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। फिर आपका अटलांटिक महासागर 2 नंबर, हिंद महासागर 3 नंबर, और 4 नंबर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो इसमें जो होगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? यानी कि 2, 4, 3 और 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, क्या है? ठीक है, देखो, मेरिना खाई या मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, किस महासागर में स्थित है? तो मेरिना ट्रेंच क्या भाई? ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, और ये जो है आपका लगभग देखे तो 10,022 मीटर क्या मानी जाती है? इसकी गहराई मानी जाती है। और ये फिलीपींस जो देश है उसके पास पड़ता है। ठीक है, तो ये कहां पर है आपका? किस महासागर में है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, पश्चिम प्रशांत महासागर में है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है, या फिर आपका कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये जो है आपका, ये है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपका है। तो ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि आपके मारिना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 56। क्वेश्चन नंबर आपका 56। पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा है? तो पेंजिया के चारों ओर क्या भाई? आपका पेंथालासा है, रेथित है, अटलांटिक है, या आपका आपका आर्कटिक है। तो देखो पेंजिया क्या है? पेंजिया जो है एक भूभाग, एक विशाल क्या था आपका? सुपर कॉन्टिनेंट था भाई, जो कि लगभग 250 मिलियन वर्षों पहले आपका अस्तित्व में आया था। और इसमें अगर देखें तो इसके जो चारों ओर जो है, जो आपका महासागर फैला हुआ है वो कौन सा? आपका पेंथालास, यानी कि जो वर्तमान में जो आपके महाद्वीप हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीप जो आपके पहले ऐसा नहीं थे, ये सारे आपस में चिपके हुए थे, यानी एक ही गोले के रूप में थे, और इस गोले को नाम दिया गया था पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो है एक विशाल जलराशि थी, और इस विशाल जलराशि को नाम दिया गया पेंथालासा। ठीक है, तो पेंजिया के चारों ओर जो फैला महासागर है वो कौन सा हो गया? पेंथालासा। आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। निम्नलिखित में से किस महासागर में वृहत
मध्य महासागरीय कटक स्थित है। तो किस महासागर में मध्य महासागरीय कटक आपके स्थित है, उसकी बात करें। देखें, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका मध्य अटलांट महासागर में जो आपका कटक है वो तो कहां पर आपके अंध महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में है। और ये जो आपका है ये आपका लगभग देखें तो आइसलैंड से लेकर नीचे जो है इस प्रकार से एस आकृति में ये आपके बोवेट द्वीप में है, बोवेट द्वीप तक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, एक आपकी कटक है यानी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी महासागरीय कटक इसको कहा जाता है और जिसकी लंबाई जो है लगभग 14,400 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी महासागरीय कटक है। तो ये कहां पर आपके, ये है आपके अटलांटिक महासागर में यानी कि अंध महासागर में। तो सही आंसर जो होगा 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, आप एस आकार का महासागरीय कटक, अभी बात की हमने कि एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है, प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक या पूर्वी प्रशांत महासागर। तो एस आकार का जो महासागरीय कटक है वो कौन सा आपका मध्य अटलांटिक कटक माना जाता है। देखो इसमें एक चित्र में देखते हैं इसको, देखें, देखिए ये जो है ये आपका अटलांटिक महासागर और यहाँ ये जो आपका कटक है ये आपके कहां से, आइसलैंड से लेकर इस प्रकार से आपके नीचे ये बोवेट द्वीप तक है। ये आपका आइसलैंड है और नीचे जो है ये आपका बोवेट द्वीप है। तो यहां से लेकर इस प्रकार से एस आकृति का जो कटक है वो आपके मध्य अटलांटिक महासागर में है। तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका मध्य अटलांटिक कटक, आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमुंडा त्रिभुज की बात करें तो ये कहां पर है आपके, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर आपका दक्षिणी हिंद महासागर में। तो देखिए बरमुंडा जो ट्राइंगल जिसको कहते हैं ये कहां पर आपके, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये कहां पर है आपके पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ये जो आपका बरमुंडा ट्राइंगल है ये अगर देखें तो इसको दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं कहां पर मिलेगा ये। तो देखें इसमें आंसर तो कौन सा रहेगा आपका, 1 नंबर सही हो जाएगा, आंसर जो सही हो गया आपका। अब कहाँ है, तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखें तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन सा होगा, तो ये आपका ये पश्चिम भाग होगा, ये आपका उत्तरी अटलांटिक। तो लगभग देखें तो यहाँ पर जो है आपका ये आपका बरमुंडा ट्रायंगल है, बरमुंडा त्रिकोण। ठीक है, तो यहां पर आपका बरमुंडा त्रिकोण है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखो सार्गेसो सागर का संबंध किससे आपका, ये है आपका उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, इसका संबंध किससे होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। देखो क्या चीज है,
देखिए लगभग जो है यहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका उत्तरी अटलांटिक। ये जो पार्ट है आपका ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और नीचे वाला जो है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ठीक है। अब यहां से कुछ आपके जब आपकी धाराएं चलती हैं तो ये धाराएं जो है ये होती है आपकी गर्म धाराएं, और ध्रुव की तरफ से जो धाराएं आती हैं ये होती है आपकी ठंडी जल धाराएं, और ये धारा इस प्रकार चक्कर लगाती है। तो यहां पर बीच में एक शांत क्षेत्र बनता है, एक शांत क्षेत्र बनता है जिसे कहा जाता है सार्गेसो सागर। इसे कहा जाता है सार्गेसो सागर, ठीक है। तो सार्गेसो सागर किस में आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक में आ जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के अपने ये क्वेश्चंस पूरे हुए। आज 60 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अपने थर्ड पार्ट में पूरे करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए काफी, थैंक यू।